कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग समुद्र में चल पड़े चिल्लाकर भाले फेंकते हैं। फिर राजकुमार एरिक उन्हें रोकते हैं। एक आदमी उनसे बोलता है कि आज कोरल चाँद की रात है। लोग कहते हैं कि समुद्र सम्राट अपने जल परी बेटियों को एक साथ बुलाते हैं जहाजों को डुबाकर मारने के लिए। बड़े से बड़ा सूरमा भी उनके जादू के चपेट में आ जाता है। एरिक उससे बोलता है कि ये सब बस एक कहानी है। तभी एक लहर आती है और सब लोग गिर जाते हैं। वो आदमी बोलता है, देखा, कहा था ना मैंने। एरिक बोलता है, क्या कहा था? ये बस हवा के तेज झोंके से बड़ी लहरें उठी, बस और कुछ नहीं। ये बोलकर एरिक आगे चला जाता है। तभी वहाँ पे सेनापति ग्रिम्स भी आ जाते हैं। एरिक उनसे बोलता है, ऐसा लगता है वहाँ कोई स्पेनिश जहाज है जो किनारे की तरफ जा रहा है। बंदरगाह तक पीछा करे, देखे इनके पास बेचने को क्या है। ग्रिम्स बोलते हैं कि हमारा जहाज वैसे भी सामान से लदा हुआ है। हम यहाँ 7 हफ्तों से अपनी जान से खेले जा रहे हैं और अब घर जाने का वक्त हो गया है। तभी एक और लहर आती है और ग्रिम्सबी की दूरबीन समुद्र में गिर जाता है। समुद्र के अंदर कुछ जलपरियां दिखाई देती है। तभी वहाँ पर समुद्र के महाराजा आ जाते हैं और बोलते हैं, हमारे साथ समुद्र की बेटियों, आप सबको तहे दिल से स्वागत है। और फिर वो सबका नाम बोलते हैं, तमीका, पैलरा, कैस्पिया, इंडीरा, माला, करीना, और बोलते हैं, एरियल कहाँ है? फिर वो सेबेस्टियन से बोलते हैं, एरियल के यहाँ होने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। सेबेस्टियन बोलता है, मैंने कोशिश किया और वो लड़की बहुत बदमाश है। मैंने सुबह ही इस सम्मेलन के बारे में याद दिलाया था। एक बेचारा केकड़ा और कर भी क्या सकता है। महाराज बोलते हैं, तुम इसे ढूंढ सकते हो, जाओ। और फिर सेबेस्टियन चला जाता है। तभी हम एरियल को देखते हैं जो फ्लाउंडर के साथ कहीं जा रही थी। तभी उन्हें वो दूरबीन मिलता है और वो उसे लेकर आगे चली जाती है। जाते जाते वो दोनों एक पुरानी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ढेर सारे जहाज डूबे पड़े थे। फ्लाउंडर बोलता है, हमें से आगे नहीं जाना चाहिए। एरियल दूरबीन से कुछ देखकर बोलती है, वो क्या है? मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और आगे जाने लगती है। फ्लाउंडर भी उसके पीछे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो चारों तरफ देखती है और बोलती है, इसे देखो तो सही, लगता है उन्होंने ये जहाज लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया होगा। ये बोलकर वो जहाज के अंदर चली जाती है। अंदर आने पर उसे एक चम्मच मिलता है और बोलती है, मैंने आज तक इससे छोटे त्रिशूल नहीं देखे। फ्लाउंडर बोलता है, इतने छोटे त्रिशूल से वो लोग क्या करते होंगे? एरियल बोलती है, इस कटल को पक्का पता होगा, उसे हर चीज पता होता है। अचानक से उन पर शार्क हमला कर देता है। वो दोनों जहाज के बाहर की तरफ भागते हैं। फ्लाउंडर नीचे गिर जाता है। शार्क फ्लाउंडर की तरफ जाता है। एरियल ऊपर से ड्रम शार्क के ऊपर गिराती है। शार्क एरियल की तरफ आने लगता है। एरियल भागकर एक बड़े शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। शार्क उस शीशे को एरियल समझकर उस पर हमला कर देता है तो शार्क उसमें फंस जाता है। एरियल और फ्लाउंडर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से दूर आके एरियल फ्लाउंडर से पूछती है, तुम ठीक तो हो? फ्लाउंडर बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने इससे भी बड़ा शार्क देखा है, डरती तो वो मुझसे है। तभी उसके ऊपर कोई चीज हमला करता है और फ्लाउंडर भागने लगता है। एरियल बोलती है, डरो मत फ्लाउंडर, ये तो इस कटल है। एरियल इस कटल को वो चम्मच दिखा के बोलती है, क्या है ये? इस कटल बोलता है, वाह, ये तो डिंगा बड़िंगा है, इंसान इससे बाल बनाते हैं। तभी वहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है और वो बोलता है, एरियल तुम इस बेवकूफ पंछी से बात कर रही हो, तुम्हारे दिमाग से ये बात निकल गई कि आज कोरल चाँद की रात है। महाराज की सभी बेटियां सभा में आई हैं सिवाय तुम्हारे। एरियल बोलती है, अरे नहीं, आज तो पिताजी मार ही डालेंगे, माफ करना, इस कटल हमें जाना होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम महाराज की बहन अर्सला को देखते हैं जो 15 साल से कैद में है। वो जादुई गोले में एरियल को देख के बोलती है, मुझे शायद महाराज की कमजोरी मिल गई है। एरियल का इंसानों के लिए प्यार मेरी किस्मत बदल देगा, मजा आएगा। महाराज उस पुराने जगह पे जाने के लिए एरियल को बोलती है। एरियल माफी मांगती है। फ्लाउंडर बोलता है, ये एरियल की गलती नहीं है, हम बस घूम रहे थे और एक शार्क ने हम पे हमला कर दिया। महाराज बोलते हैं, शार्क? आप फिर टूटे जहाजों की तरफ गई, जानती है ना वहाँ खतरा है। एरियल बोलती है, आप मेरी फिक्र मत करें। महाराज बोलते हैं, कैसे ना करें, आप बेटी है हमारी, पर इंसानों के लिए पागलपन रोकना होगा। एरियल बोलती है, मैं बस उनके बारे में और जानना चाहती हूँ। महाराज बोलते हैं, जितना जानती हूँ उतना काफी है। एरियल बोलती है, समझने की कोशिश तो कीजिए। महाराज बोलते हैं, हमने की थी, बहुत कोशिश की, पर जब तक आप हमारे समुद्र में रहेंगी हमारे कायदे पे चलेगी। बात समझ में आई। एरियल वहाँ से चली जाती है। सेबेस्टियन बोलता है, ये बच्चे भी ना, इनकी थोड़ी बात सुनो तो ये सर पे ही चढ़ जाते हैं। महाराज बोलते हैं, क्या हमने ज्यादा शक्ति बढ़ती? सेबेस्टियन बोलता है, बिल्कुल नहीं,
बच्चे लोगों को अपने माँ बाप के हिसाब से ही जीना चाहिए। महाराज बोलते हैं बिल्कुल सही कहा सेबेस्टियन, एरियल को हर समय निगरानी की जरूरत होगी। सेबेस्टियन बोलता है हाँ, दिन और रात। महाराज बोलते हैं ये काम एक केकड़ा ही कर सकता है। सेबेस्टियन बोलता है ना, नहीं, मैं सिर्फ आपका महामंत्री हूँ, आपका ही सेवक हूँ। महाराज बोलते हैं हमारी नन्ही परी की निगरानी हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी, अब जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरियल किसी जगह इंसानों को ढेर सारा सामान लाके रखी हुई है और वो दूरबीन भी लाके वहाँ पे रख देती है। फ्लाउंडर बोलता है एरियल तुम ठीक तो हो ना? एरियल बोलती है वो तो मुझे समझते ही नहीं, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, उनकी और मेरी सोच अलग है और मैं ये नहीं मानती जो दुनिया इतनी खूबसूरत चीज बना सकती है वो बुरी हो सकती है। देखो ये सब है ना कमाल। तभी ऊपर से पटाखे दगने की आवाज आती है। पटाखे की आवाज सुन के एरियल ऊपर आ जाती है। एरिक का जहाज वहाँ से जा रहा था। एरियल जहाज के पीछे चली जाती है। एरियल जहाज पे छुप के अंदर देखती है, अंदर सब लोग गाने गा के डांस कर रहे थे। ग्रिम्सबी एरिक को खींच के वहाँ से साइड ले जाते हैं। एरिक बोलता है छोड़िए ना ग्रिम्सबी, मैंने थोड़ा सा मजा कर लिया तो क्या हुआ, बाकी सब लोग भी तो डांस कर रहे हैं। ग्रिम्सबी बोलते हैं आप ही युवराज है, बाकी सब नहीं, वक्त आ गया है अब आप बाकी लोगों से अलग रहे। एरिक बोलता है पर मैं इन्हीं में से एक हूँ। ग्रिम्सबी बोलते हैं बेहतर होगा कि आप एक राजा की तरह बर्ताव करना शुरू करें। एरिक का कुत्ता मैक्स एरियल की तरफ जाता है। एरियल उसे हाथों से सहलाने लगती है। एरिक मैक्स को ले जाता है पर वो एरियल को नहीं देख पाता। ग्रिम्सबी बोलते हैं और अब जब आपकी उम्र राजा बनने की हो गई है तो घर ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पिता होते तो वो भी यही चाहते। एरिक बोलता है हाँ, महल में खुद को उम्र कैद की सजा दे दो, मैं डर के नहीं जी सकता। ग्रिम्सबी बोलते हैं मुझे लगा आपके लिए थोड़ा बहुत डर अच्छा रहेगा। एरिक बोलता है मैं एक अलग तरीके का राजा बनना चाहता हूँ, इसीलिए तो हम इस सफर पे आए हैं। हमें बाहर की दुनिया के साथ चलना होगा वरना हमारा द्वीप प्रगति नहीं कर पाएगा। ग्रिम्सबी बोलते हैं एरिक जोश में होश मत खोना। एरिक बोलता है मैं समझा नहीं सकता, ये मेरे खून में है, अभी भी लगता है यहाँ पे कुछ तो है जो मुझे अपनी तरफ पुकार रहा है। एरियल नीचे से सब बात सुन रही थी। एरिक सामने देखता है और बोलता है तूफान तेजी से आ रहा है और सबको बोलता है तूफान आ रहा है, सब लोग तैयारी करो। जहाज एक चट्टान से लड़ जाता है और उसमें आग लग जाती है। एरियल दूर से सब चीज देख रही थी। एरिक बोलता है जहाज को छोड़ो और सब लोग पानी में कूद जाते हैं। एरिक कूदने वाला ही होता है तभी मैक्स की भूखने की आवाज आती है और वो पीछे देखता है तो मैक्स वहाँ पे फंसा रहता है। एरिक मैक्स को वहाँ से उठा के पानी में फेंक देता है। एरिक फिर से कूदने वाला ही होता है तभी जहाज पलट जाता है। एरिक बेहोश होकर समुद्र में गिर जाता है। एरियल एरिक को समुद्र से बचा किनारे पे ले आती है। एरिक को होश नहीं आता तो एरिक का सीना दबाने लगती है। सेबेस्टियन एरियल को एरिक के साथ देख लेती है। स्कटल भी वहाँ आ जाता है। स्कटल सेबेस्टियन से बोलता अरे तुम यहाँ मिलोगे ये तो सोचा नहीं, और ये यहाँ मिलेगी ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। सेबेस्टियन बोलता है मेरी बात सुनो पक्षी, महाराज को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। माथे में बात गया। स्कटल बोलता है हाँ जी। सेबेस्टियन बोलता है तुम उन्हें नहीं बताओगे, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, इस तरह हमारा केकड़ा भात नहीं बनेगा, समझा? स्कटल बोलता है समझी, क्या समझता है मुझे? सेबेस्टियन बोलता है ये पूरा गड़बड़ करेगा। एरियल गाना गा रही थी। एरिक को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है पर उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। वहाँ पे सब लोग आने लगते हैं तो फिर एरियल वहाँ से चली जाती है। वो लोग एरिक को वहाँ से ले जाते हैं। अर्सला जादुई गोली में देख के बोलती है वाह ये तो बहुत आसान है, इसे तो पहले ही इंसानी दुनिया से प्यार था और अब जीवन साथी भी मिल गया। प्यारे भाई को पता चलेगा तो मजा आ जाएगा, वो आग बुलबुला हो जाएंगे और उनकी लाडली सीधे मेरे चंगुल में फंसेगी और वो आंखें सीधे मेरे षड्यंत्र का शिकार हो जाएगी और फिर मेरे भाई की सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएगी, जो शक्तियाँ मेरी ही होनी चाहिए।